नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्यों में मुख्यमंत्री के पद पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी बिल्कुल। ये एक ऐसा पद है जो राज्य की राजनीति और प्रशासन दोनों की धुरी है। हाँ, और अक्सर चर्चा में भी रहता है। तो आज हम समझेंगे कि उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी शक्तियां क्या है और राज्य के शासन में उनकी असल भूमिका क्या है। हमारे पास जो जानकारी का आधार है वो मुख्यतः भारतीय संविधान है। हाँ, खासकर अनुच्छेद 164 और 167 जैसे प्रावधान। जी बिल्कुल। और साथ ही जो हमारी स्थापित संसदीय परंपराएं हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और समय समय पर जो समितियां बनी जैसे कि सरकारी आयोग, उनकी सिफारिशें भी हमें दिशा दिखाती हैं। सही कहा। तो हमारा मकसद है मुख्यमंत्री की जो संवैधानिक स्थिति है, उनकी शक्तियों का पूरा दायरा और राज्यपाल के साथ उनके जो कामकाजी संबंध है उन्हें बारीकी से समझना। हाँ, क्योंकि अक्सर ये सवाल उठता है और सही भी है कि मुख्यमंत्री को राज्य का वास्तविक मुखिया मतलब डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव क्यों कहा जाता है। जबकि संवैधानिक प्रमुख डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव तो राज्यपाल होते हैं। जी, तो इसी वास्तविक और नाममात्र के फर्क को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया से। संविधान, जैसा हमने कहा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई खास डिटेल्ड प्रक्रिया नहीं बताता। अनुच्छेद 164 बस इतना कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। तो असल में ये होता कैसे है? क्या ये पूरी तरह राज्यपाल की मर्जी है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह राज्यपाल की मर्जी है। संविधान में भले ही विस्तृत प्रक्रिया ना लिखी हो, लेकिन भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। हाँ, केंद्र में भी और राज्यों में भी। जी, और इस प्रणाली की कुछ स्थापित परंपराएं हैं, कन्वेंशंस हैं, जिनका पालन करना होता है। इन परंपराओं के अनुसार राज्यपाल आमतौर पर उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं जिसे राज्य विधानसभा में बहुमत दल का समर्थन प्राप्त हो। यानी जो पार्टी या चुनाव जीतने वाला गठबंधन अपने नेता के तौर पर चुनता है। बिल्कुल। ज्यादातर मामलों में जब चुनाव के नतीजे बिल्कुल साफ होते हैं, किसी एक पार्टी को या चुनाव से पहले बने गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, तब राज्यपाल के लिए ये निर्णय लेना काफी सीधा होता है। हाँ, तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। जी, वो बस बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन द्वारा चुने गए नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं और मुख्यमंत्री नियुक्त कर देते हैं। लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, मतलब त्रिशंकु विधानसभा, हंग असेंबली जिसे कहते हैं। तब राज्यपाल की भूमिका बहुत अहम हो जाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी स्थिति में ही राज्यपाल के विवेकाधिकार, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर का सही मायने में प्रयोग होता है। संविधान उन्हें ये विवेक देता है कि वो निर्णय लें कि कौन सरकार बना सकता है और किसे बहुमत हासिल हो सकता है। तो वो क्या करते हैं ऐसे में? क्या कोई नियम है या गाइडलाइंस है? देखिए, कोई बंधे बंधाए नियम तो नहीं है, लेकिन कुछ सिद्धांत जरूर विकसित हुए हैं और सरकारी आयोग ने भी इस पर काफी विस्तार से सिफारिशें दी थी। अच्छा, क्या कहा था सरकारी आयोग ने? आयोग का सुझाव था कि राज्यपाल को एक क्रम का पालन करना चाहिए। सबसे पहले चुनाव पूर्व बने गठबंधन को मौका देना चाहिए जिससे बहुमत प्राप्त हो। ठीक है। अगर ऐसा कोई गठबंधन नहीं है तो फिर सबसे बड़े एकल दल को, जो अन्य दलों या निर्दलियों के समर्थन से स्थिर सरकार बनाने का दावा करता हो, उसे आमंत्रित करना चाहिए। उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो चुनाव के बाद बने गठबंधन जिसमें सभी दल शामिल हों, उसे मौका दिया जा सकता है। मतलब एक तरह की प्राथमिकता सूची है जिसका लक्ष्य एक स्थिर सरकार देना है। जी बिल्कुल। लक्ष्य यही है कि एक ऐसी सरकार बने जो सदन का विश्वास हासिल कर सके। तो राज्यपाल सामान्यतः सबसे बड़े दल या स्थिर नजर आने वाले गठबंधन के नेता को बुलाते हैं और उन्हें एक निश्चित समय देते हैं, जैसे 1 महीना या उससे कम, कि वो विधानसभा में अपना बहुमत साबित करें। फ्लो टेस्ट जिसे कहते हैं। हाँ, फ्लो टेस्ट। अंतिम निर्णय तो सदन के पटल पर ही होता है। राज्यपाल का काम है सबसे संभावित दावेदार को पहला मौका देना। तो ये एक तरह से संवैधानिक नियम और राजनीतिक वास्तविकता का मेल है। राज्यपाल को संविधान का पालन भी करना है और राजनीतिक स्थिति का आकलन भी। सही कहा, ये एक नाजुक संतुलन है। एक और सवाल, हाँ। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो उस समय विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाए? हाँ, ये बिल्कुल संभव है और संविधान इसकी इजाजत देता है। कई बार ऐसा हुआ भी है। अच्छा। जी, लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति की तारीख से 6 महीने के अंदर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद अगर राज्य में है, तो सदस्य निर्वाचित या मनोनीत होना होगा। और अगर वो 6 महीने में सदस्य नहीं बन पाते तो?
तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। ये प्रावधान इसलिए है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति लंबे समय तक बिना चुने सरकार का मुखिया ना बना रहे, लेकिन तात्कालिक जरूरत के लिए लचीलापन दिया गया है। समझ गया। तो नियुक्ति की प्रक्रिया साफ हो गई। अब आते हैं शपथ, कार्यकाल और वेतन पर। मुख्यमंत्री पद संभालने से पहले शपथ लेते हैं। इस शपथ में क्या मुख्य बातें होती हैं? जी, मुख्यमंत्री को पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के समक्ष 2 तरह की शपथ लेनी होती है। एक पद की और दूसरी गोपनीयता की। अच्छा, 2 शपथ। हाँ, पद की शपथ में मुख्यमंत्री ईश्वर के नाम पर शपथ लेते हैं या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करते हैं कि वो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे, भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखेंगे, अपने पद के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करेंगे। मतलब बिना किसी डर या पक्षपात के? बिल्कुल। आगे वो कहते हैं कि भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पार्शियलिटी का वचन। और गोपनीयता की शपथ? गोपनीयता की शपथ में वो वचन देते हैं कि जो भी मामले उनके विचार के लिए लाए जाएंगे या मंत्री के तौर पर उन्हें ज्ञात होंगे, उन्हें वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक प्रकट नहीं करेंगे जब तक कि अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो। यानी सरकारी गोपनीयता बनाए रखना, ये दोनों शपथ उनके संवैधानिक दायित्वों को रेखांकित करती हैं। जी बिल्कुल। ये सिर्फ औपचारिकता नहीं है, ये उनके पद की गरिमा और जिम्मेदारी का प्रतीक है। अब बात करते हैं कार्यकाल की। क्या मुख्यमंत्री का कार्यकाल जैसे विधायक का होता है 5 साल वैसे ही निश्चित होता है? नहीं, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। संविधान में लिखा है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर पद धारण करते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब तो ये हुआ कि राज्यपाल जब चाहें मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रसाद पर्यंत वाली बात को हमें विधानसभा के बहुमत के संदर्भ में देखना होगा। अच्छा, कैसे? इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल अपनी व्यक्तिगत इच्छा से मुख्यमंत्री को कभी भी बर्खास्त कर सकते हैं। जब तक मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत का विश्वास हासिल है, मतलब जब तक उनकी सरकार के पास मेजॉरिटी है, तब तक राज्यपाल उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकते। तो असल शक्ति विधानसभा के बहुमत में है, न कि राज्यपाल की इच्छा में? बिल्कुल। राज्यपाल का प्रसाद असल में विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। हाँ, अगर मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो देते हैं, मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है या किसी महत्वपूर्ण बिल पर सरकार हार जाती है, तब उन्हें नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर वो इस्तीफा ना दे तो? अगर वो बहुमत खोने के बाद भी इस्तीफा नहीं देते, तब राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। तो प्रसाद पर्यंत का असली मतलब यही है। समझ गया। तो कार्यकाल तब तक है जब तक सदन का विश्वास है, अधिकतम सामान्यतः 5 साल, जब तक विधानसभा का कार्यकाल है। जी, सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल के साथ ही उनका कार्यकाल चलता है, अगर बीच में बहुमत ना खोएं या इस्तीफा ना दें। ठीक है। और मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? ये राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पर कानून बनाकर निर्धारित किए जाते हैं। यानी राज्य की विधानसभा तय करती है? जी, मुख्यमंत्री को वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो राज्य विधानमंडल के एक सदस्य को मिलते हैं, लेकिन उसके ऊपर उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए कुछ अतिरिक्त भत्ते जैसे समच्यूरी अलाउंस और कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। जैसे मुफ्त सरकारी आवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं वगैरह। ये सब राज्य विधानमंडल द्वारा ही तय किया जाता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य। यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि वो वास्तविक मुखिया क्यों है। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य काफी व्यापक हैं। हम उन्हें कुछ श्रेणियों में बांटकर देख सकते हैं। सबसे पहले मंत्रिपरिषद के संबंध में उनकी भूमिका। हाँ, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं। जी, मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद के प्रमुख हैं। उनकी स्थिति प्राइमस इंटर पेरेस यानी बराबर वालों में प्रथम से कहीं ज्यादा है। वो एक तरह से केंद्र बिंदु हैं। कैसे? क्या-क्या करते हैं वो मंत्रिपरिषद के संबंध में? देखिए, सबसे पहले तो राज्यपाल केवल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करते हैं जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करते हैं। यानी टीम चुनना मुख्यमंत्री का काम है। बिल्कुल। फिर चुने हुए मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और अगर जरूरत पड़े तो फेरबदल करना, ये भी मुख्यमंत्री का ही विशेषाधिकार है। वो तय करते हैं कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा। और अगर किसी मंत्री के काम से खुश न हो तो वो उस मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं। अगर मंत्री मना करे तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं कि उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए। राज्यपाल सामान्यतः ये सलाह मानते हैं।
मतलब पूरा नियंत्रण मुख्यमंत्री के हाथ में है। जी। इसके अलावा वो मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और उसके निर्णयों को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। वो एजेंडा तय करते हैं, चर्चा को दिशा देते हैं। और सभी मंत्रियों के कार्यों में समन्वय भी रखते होंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी काम है। वो सभी विभागों और मंत्रियों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और नियंत्रण रखते हैं, ताकि सरकार एक इकाई के रूप में काम करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अक्सर कही जाती है, हाँ, वो ये कि अगर मुख्यमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं या दुर्भाग्यवश उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है। यानी सरकार गिर जाते हैं। जी, क्योंकि मंत्रिपरिषद का अस्तित्व मुख्यमंत्री पर ही टिका होता है। किसी और मंत्री के इस्तीफे या मृत्यु से सिर्फ एक पद खाली होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के जाने से पूरी टीम खत्म हो जाती है। इससे पता चलता है कि वो कितने केंद्रीय हैं। वाकई, ये तो मंत्रिपरिषद के संबंध में उनकी भूमिका हुई। जी। अब राज्यपाल के संबंध में उनके क्या कार्य हैं? वो कड़ी कैसे बनते हैं? हाँ, मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होते हैं। ये उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारी है जो अनुच्छेद 167 में बताई गई है। अनुच्छेद 167। हाँ, इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के 3 मुख्य कर्तव्य बताता है। पहला, राज्य के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और विधान के लिए जो भी प्रस्ताव हैं, उनकी सूचना राज्यपाल को देना। मतलब राज्यपाल को लूप में रखना। जी। दूसरा, राज्य के प्रशासन या विधान संबंधी जो भी जानकारी राज्यपाल मांगे वो उन्हें उपलब्ध कराना। अच्छा, राज्यपाल जानकारी मांग भी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। और तीसरा कर्तव्य है कि अगर किसी मंत्री ने किसी विषय पर अकेले कोई निर्णय ले लिया है, लेकिन उस पर पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल अगर चाहें तो मुख्यमंत्री उस विषय को पूरी मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखवाएंगे। ये सुनिश्चित करता है कि फैसले सामूहिक हों, है ना? जी, ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को मजबूत करता है। तो ये 3 कर्तव्य मुख्यमंत्री को राज्यपाल और अपनी कैबिनेट के बीच एक पुल बनाते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण नियुक्तियों में भी उनकी सलाह होती है। हाँ, बिल्कुल। राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य चुनाव आयोग और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों जैसी कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल करते तो हैं, लेकिन वो ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। तो व्यवहारिक रूप से इन नियुक्तियों में मुख्यमंत्री की ही चलती है। ज्यादातर मामलों में हाँ। हालांकि राज्यपाल सैद्धांतिक रूप से सलाह मानने को बाध्य नहीं है, पर संसदीय व्यवस्था में सामान्यतः मुख्यमंत्री की सलाह को ही माना जाता है। ठीक है, ये हो गई राज्यपाल के साथ उनकी भूमिका। अब आते हैं राज्य विधानमंडल के संबंध में। सदन में उनकी क्या भूमिका है? मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में सदन के नेता होते हैं, अगर वो विधानसभा के सदस्य हैं। विधान परिषद में सरकार का एक अलग नेता हो सकता है, लेकिन पूरे विधानमंडल के लिए सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री ही हैं। सदन के नेता के तौर पर उनके क्या काम है? सदन के नेता के तौर पर वो राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और सत्रावसान करने, सेशन समन एंड प्रोरोग संबंधी सलाह देते हैं। अच्छा, सत्र कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, ये मुख्यमंत्री तय करते हैं? हाँ, उनकी सलाह पर राज्यपाल ये करते हैं। और सबसे बड़ी शक्ति, वो किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं ताकि नए चुनाव कराए जा सकें। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। इसका इस्तेमाल कब होता है? सामान्यतः जब सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर रही हो, या अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि मौजूदा राजनीतिक हालात में नए चुनाव कराना फायदेमंद है। हालांकि अगर मुख्यमंत्री ने सदन का विश्वास खो दिया हो, तब उनकी विधानसभा भंग करने की सलाह मानने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है। ये एक और जगह है जहां राज्यपाल का विवेक काम आता है। जी। इसके अलावा मुख्यमंत्री सदन के पटल पर सरकार की सभी महत्वपूर्ण नीतियों और घोषणाओं को रखते हैं। वो बहस में हस्तक्षेप करते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं और विपक्ष के सवालों का जवाब देते हैं। यानी सदन में सरकार का चेहरा और आवाज मुख्यमंत्री ही होते हैं। बिल्कुल, उनकी भूमिका सदन को नेतृत्व देने की होती है। इन 3 मुख्य क्षेत्रों, मंत्रिमंडल, राज्यपाल और विधानमंडल के अलावा भी मुख्यमंत्री की कई अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती होंगी। हाँ, बिल्कुल होती हैं। उनकी भूमिका सिर्फ इन 3 क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। जैसे? और राज्यों में भी योजना प्रक्रिया बदली है, फिर भी राज्य के विकास की योजनाओं को दिशा देने में उनकी भूमिका अहम रहती है। और अंतर्राज्यीय संबंधों में? हाँ, वो संबंधित क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल के बारी-बारी से उपाध्यक्ष होते हैं। 1 साल के लिए ये पद उनके पास रहता है। ये क्षेत्रीय परिषदें राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने का मंच है। और राष्ट्रीय स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर
वो अंतर्राज्य परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। इन मंचों पर वो अपने राज्य के हितों और विचारों को रखते हैं और राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो राज्य के मुख्य पैरोकार भी हैं? जी, और वो राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता भी होते हैं, चीफ स्पोक्सपर्सन भी होते हैं। मीडिया के सामने सरकार का पक्ष रखना, जनता तक सरकार की बात पहुंचाना, ये उनकी जिम्मेदारी है। और आपात स्थितियों में? आपात स्थितियों जैसे बाढ़, सूखा, दंगे या कोई भी आपदा के दौरान वो राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक, क्राइसिस मैनेजर की भूमिका निभाते हैं। राहत और बचाव कार्यों का निर्देशन, समन्वय, ये सब उनकी देखरेख में होता है। तो देखा जाए तो मुख्यमंत्री की भूमिका बहुत ही बहुआयामी है। प्रशासन, राजनीति, योजना, अंतर्राज्य संबंध, संकट प्रबंधन, हर जगह वो केंद्र में है। बिल्कुल, वो राज्य के नेता के तौर पर विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, ज्ञापन लेते हैं। सेवाओं के राजनीतिक प्रमुख के तौर पर भी उनकी भूमिका है। राज्य के प्रशासन में उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका होती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है, अगर हमें संक्षेप में समझना हो कि मुख्यमंत्री का पद क्या है? संक्षेप में कहें तो जैसा आपने शुरू में कहा था, मुख्यमंत्री राज्य सरकार के जहाज के कप्तान की तरह हैं। हाँ। संवैधानिक प्रमुख भले ही राज्यपाल हों, लेकिन सरकार चलाने की जो वास्तविक कार्यकारी शक्तियां हैं, वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में ही निहित होती हैं। राज्य का पूरा प्रशासन, उसकी नीतियां, उसका भविष्य काफी हद तक मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमता है। और ये संसदीय व्यवस्था की खूबी भी है। बिल्कुल सही। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका यानी सरकार विधायिका के प्रति यानी चुने हुए सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, और मुख्यमंत्री इस उत्तरदायित्व और सत्ता के केंद्र बिंदु हैं। वो विधायिका और कार्यपालिका के बीच की मुख्य कड़ी हैं। तो ये जरूरी है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच का संबंध सहज और संतुलित रहे। हाँ, ये राज्य के सुचारू संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। संविधान ने दोनों के लिए अपनी अपनी भूमिकाएं तय की हैं। जब तक दोनों संविधान के दायरे में रहकर एक दूसरे के पद का सम्मान करते हुए काम करते हैं, तब तक शासन ठीक चलता है। टकराव की स्थिति में शासन पर बुरा असर पड़ता है। सही कहा। तो आज की इस विस्तृत चर्चा के बाद मुझे लगता है मुख्यमंत्री की भूमिका काफी स्पष्ट हो गई होगी। उम्मीद तो यही है। जाते जाते श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की बात की और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली चुनी हुई सरकार की शक्तियों की भी। व्यवहार में किन परिस्थितियों में या किन मुद्दों पर आपको लगता है कि राज्यपाल की इन विवेकाधीन शक्तियों और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली चुनी हुई सरकार के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? हाँ, ये एक विचारणीय प्रश्न है, खासकर हाल के कुछ घटनाक्रमों को देखते हुए। इस पर जरूर सोचिएगा। इसी के साथ आज के द डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।